नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के साथ ही जितनी भी ठगी कंपनियां हैं उनके पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद वो हमसे जुड़े हैं। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, आपका धन्यवाद बहुत-बहुत और आपके दर्शकों का भी। अ, पहला ही प्रश्न है मेरा, 2 अक्टूबर की बात तो बाद में करेंगे। अभी हाल में जो विधानसभाओं का घेराव किया है आपके संगठन ने, और क्या उपलब्धियां रही हैं, कौन कौन सी विधानसभा का घेराव किया है और कौन सी विधानसभा का घेराव और करना है? राजस्थान किया है साहब, कर्नाटक किया है, महाराष्ट्र किया है, उत्तर प्रदेश किया है, उत्तराखंड किया है, दिल्ली किया है और अभी एक कार्यक्रम अंतिम परसों का है पटना, बिहार विधानसभा का। तो उसमें थोड़ी तब्दीली है, विधानसभा का घेराव ना करके चूँकि बिहार सरकार ने वहाँ नोटिफ़ाइड कर दिया है बर्ड्स एक्ट को, तमाम जिला कलेक्टर्स को ऑथराइज़्ड कर दिया है आवेदन लेने के लिए और कई कलेक्टर साहिबान ने वहाँ विज्ञापन इश्यू करके ठगी पीड़ितों के आवेदन भी आमंत्रित कर लिए हैं, तो वहाँ घेराव ना करके एक तरह से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और जो भुगतान की माँग है कि साहब जब इतना हो गया है तो भुगतान भी आरंभ करा दो। ये बात सीएम से करेंगे हम जा करके, मतलब मित्रवत रहेगा पटना का हमारा कार्यक्रम। जी, तो 2 अक्टूबर को जो राजघाट पर आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है और आप लगातार जी। बोल रहे हैं कि यदि भुगतान नहीं होता है तो गांधी जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने करने नहीं देंगे, चाहे सत्ता पक्ष के लोग या विपक्ष के लोग हो। तो बताइए थोड़ा कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को। कार्यक्रम यही है कि देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का हमने आह्वान किया है कि वो 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक गांधी समाधि राजघाट नई दिल्ली पर आकर के गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और रघुपत राघव राजाराम जो धुन है, गीत है, गांधी जी को बड़ा प्रिय था ये भजन, इसका गायन करेंगे और उपवास रखेंगे 6 से 12 बजे तक। और गांधी समाधि पर जब हमारा उपवास चल रहा होगा, हमारा ये भजन चल रहा होगा, उपासना चल रही होगी, उस वक्त हम किसी भी ठग, बेईमान, शासक, प्रशासक, राजनेता और किसी भी दूसरे व्यक्ति को गांधी समाधि में प्रवेश नहीं करने देंगे, उन पर पुष्प नहीं चढ़ाने देंगे। तो यही मदन लाल कार्यक्रम है। जी, इतना बड़ा ऐलान आपने कर दिया है और गांधी जी की समाधि पर 2 अक्टूबर को तो बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री भी जाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी जाते हैं, विपक्ष के लोग भी जाते हैं। वो तो यदि आपने पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने देंगे, भुगतान यदि नहीं मिलता है, तो फिर आपको कौन वहां पर जो है गांधी जी की समाधि पर जाने देगा पुष्पांजलि अर्पित करने? कैसा लग रहा है, देखिए मतलब कैसे जाएंगे फिर आप? देखिए, पहली बात तो ये मैंने नहीं कहा है कि गांधी जी पर पुष्पांजलि उनको नहीं चढ़ानी चाहिए, ये स्वयं गांधी जी कह गए हैं कि किसी भी ठग को, बेईमान को, झूठे, मक्कार आदमी को मेरा नाम भी लेने का अधिकार नहीं है, मेरी प्रतिमा पर या मेरी समाधि पर फूल चढ़ाना तो बड़ी बात है। तो गांधी जी जब खुद कह गए हैं, तो ये जितने भी शासक, प्रशासक हैं या जो गांधी जी के फॉलोअर आज बने हुए हैं, गांधी जी का झंडा उठाते हैं, गांधी जी की प्रतिमा लगाते हैं, उनके चित्रों पर माल्यार्पण करते हैं, उनकी समाधि पर जाते हैं। ये केवल सब ढोंग करते हैं, ढकोसला करते हैं। गांधी जी का वास्तव में इनमें से कोई भी अनुयायी नहीं है। गांधी जी ने तो सत्य के प्रयोग किए, दुनिया को सत्य, अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। ये जो बेईमान लोग हैं, हमारे शासक लोग खास तौर से, इनको गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, ना नैतिक रूप से, ना कानूनी रूप से। इसलिए जब गांधी जी स्वयं कह गए हैं तो, और हम तो जीवित गांधी हैं, तो जब हम जिंदा हो उठे तो हम इनको क्यों चढ़ाने देंगे फूल? भैया सत्यवादी बनकर के आजा, अपने दुष्कर्मों को, अपने मन के झूठ को, पाप को, अहंकार को त्याग करके आजा, चढ़ा ले फूल। और जब इन चीजों को त्याग देगा तो देश के 42 करोड़ लोगों की जो पीड़ा है, दुख है, दर्द है, उनकी परिश्रम से प्राप्त धन को तुम्हारे संरक्षण में ठगों ने हड़प लिया। तुमने कानून बना दिया कि तुम पैसा वापस करोगे, गारंटी ली, तो पैसा वापस क्यों नहीं कर रहे हो? पैसा वापस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम झूठे हो, बेईमान हो, ठग हो, मक्कार हो, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। इसलिए तब तक हम तुम्हें अपनी समाधि पर फूल नहीं चढ़ाने देंगे जब तक तुम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान अपने ही बनाए हुए कानून के अंतर्गत, बट्स एक्ट 2019 के तहत नहीं करने देते।
रोकेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हम देश के नागरिक हैं और बड़े नागरिक हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है, मालिक हैं देश के। नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी, वो तो नौकर हैं दोनों ही, या कोई और तीसरा अरविंद केजरीवाल या जो भी है। तो स्वामी पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नौकरों को तो तब अधिकार दिया जाएगा जब नौकर ठीक से स्वामी की सेवा करेंगे, उसके आदेशों का पालन करेंगे। इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है, बड़ी सीधी सीधी बात है। हम गांधी जी की पुस्तक अपने पास रखेंगे उस दिन, जिसमें खुद लिख के गए हैं गांधी जी, तो इनकी क्या वो है। तो हमें किसी से कोई भय नहीं है, खौफ नहीं है, इसीलिए सरेआम कह रहे हैं साहब हम। कोई गोपनीय योजना होती या डर होता है इनका, या इनसे कोई लालसा होती हमें कि इनसे कुछ प्राप्त करना है अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, तो हम भयभीत होते। हमको अपने किसी भी निजी स्वार्थ की, अहम की पूर्ति इन दुष्ट आत्माओं से, शैतानों से नहीं करवानी है, न करनी है। हम तो केवल अपने और देश के अधिकार की बात कर रहे हैं। या तो उस अधिकार का संरक्षण करें ये, क्योंकि शासन की कुर्सी पर बैठे, नहीं करेंगे हम इन्हें शासन से उखाड़ फेंकेंगे। और जो भी इन्होंने ढोंग ढकोसला देश में आडंबर पैदा किया है, उसे अब इनको नहीं करने देंगे। खुली मदन लाल चेतावनी है, खुला चलेंगे। जी, क्या निवेशकों का भुगतान मिलेगा और कब तक मिलेगा? निवेशकों का भुगतान तो मिलेगा साहब, ये तो तय है राजपूत साहब, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो भी भुगतान में बाधा बनेंगे उनका अंत करेंगे, सर्वनाश करेंगे। ये तो हमने कह दिया है, ये पत्थर की लकीर है, ब्रह्म वाक्य है। इसको कोई टाल नहीं सकता दुनिया में कि साहब किसी निवेशक का भुगतान रुक जाए। भुगतान होगा, सबका होगा, और जो इस भुगतान में बाधा बनेगा उसका अंत करेंगे। तो कब तक होगा? मैं तो कह रहा हूं होने हो गया। मैंने कहा था वर्ष 2023 भुगतान वर्ष होगा, बहुत सारी जगह शुरू हो गया है। 2 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे बहुतायत में पूरे देश में एक जो है लंबा वो लगा होगा, कतार, भुगतान लेने वालों की भी और भुगतान देने वालों की भी। तो भुगतान कहाँ कहाँ पर शुरू हुआ, थोड़ा बताइए उसके बारे में। भुगतान तो साहब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू कर दिया। सहारा सीआरसी पोर्टल बना के 112 लोगों का किया है। वो तो राजस्थान में कर दिया वही में हाँ, समृद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों का। कल ही उत्तराखंड में परसों चार्जशीट फाइल हुई है बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत 6 मामलों में भुगतान के लिए ही। बिहार में उसने क्या बोलते हैं, जिलाधिकारियों ने तमाम विज्ञापन जारी कर दिए कि भाई आवेदन दो, हम आपका भुगतान करेंगे। तो भुगतान तो आरंभ हो गया, अब इसकी गति को तेज करने की आवश्यकता है, वो 2 अक्टूबर को कर देंगे। तो मतलब लालजी बर्ड्स एक्ट के तहत अब तक कितना भुगतान हुआ है और कहाँ कहाँ पर हुआ, थोड़ा बताइए दर्शकों को। मैंने बताया तो है, अभी 4 जगह बता तो दिया साहब आपको। कहाँ बताया? आप तो कह रहे अभी आदेश पारित हुआ है, पैसा कहाँ कहाँ मिला, बताइए थोड़ा सा। अभी क्या प्रयास हुआ है, अमित शाह ने खुद कर दिया साहब। 112 लोगों का भुगतान किया है, 4 सारा निवेश पोर्टल है और उसमें सारा को। के निवेशक और हैं कि उससे संतुष्टि नहीं। और कह वहां रहे साहब हुआ है सब वाला है। राजस्थान के सिरोही में समृद्धि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मतलब सैकड़ों लोगों को चेक वितरित किए गए हैं अभी पिछले हफ्ते ही। बिहार में भी हुआ है और जगह भी हो जाएगा सब, पूरे देश में होगा। मांगने वालों की भी तो कमी है कि लोग मांग कहाँ रहे हैं अभी। मांगने की प्रक्रिया तो पहले हमें ही शुरू करनी पड़ेगी ना साहब। जब मांग ही नहीं रहे अभी, तो लोग वो शकुनी मामा जैसे ठगों के चक्कर में भ्रमित हुए पड़े हैं। किसी को अमित शाह बहका लेता है, किसी को शकुनी बहका लेता है, किसी को कोई। लोगों अभी तो भ्रम के शिकार हैं। जिस दिन इस भ्रम का बंधन टूट जाएगा, लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हमें रास्ता बट्स एक्ट से हमारा पैसा मिलना है, उस दिन सब हो जाएगा। एक दिन का काम है, मैं हमेशा कहता हूँ। लाल जी, आप बोलते कि साहब सबको एक मंच पर आना चाहिए और तभी जो आंदोलन मजबूत होगा। और आप जो किसी को शकुनी मामा बोल दोगे, किसी को सुब्रता का चमचा बोल दोगे, किसी को कुछ बोलने दोगे, तो फिर ये लोग कैसे आपके साथ में आएंगे, एक मंच पर कैसे आएंगे, थोड़ा बताइए। नहीं है इन लोगों की, ना मुझे जरूरत है, न किसी भुगतान लेने वाले को जरूरत है। इन लोगों की जरूरत केवल ठगों को और उनके दलालों को है, जो बेईमान है, जिनके मन पाक साफ हैं, जिन्होंने निवेशक से पैसा लेकर कंपनीज में जमा किया है, ईमानदारी से एक अभिकर्ता का धर्म निभाया है। उनको, किसी को भी इन ठगों की और इन दलालों की जरूरत नहीं है। उनको मेरी भी जरूरत नहीं है। वो केवल बट्स एक्ट का उपयोग करें, उनका भुगतान हो जाएगा, उनका और उनके निवेशकों का। ये दलाल है सब, मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं। और ऐसे दलालों को हमने इनका जो है समय दिया कि ये अपना हृदय परिवर्तन करें, ईमानदारी से काम करें। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने फिर गद्दारी की निवेशकों के साथ, अपने आप के साथ, देश के साथ। तो हमने निकाल के फेंक दिया दूध में से मक्खी की तरह। इनकी जरूरत नहीं है साहब मुझे, न किसी निवेशक को इनकी जरूरत है, भुगतान मांगने वाले को जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत कुछ बेईमानों को है, गद्दारों को है, बस।
सहारा रिफंड पोर्टल जो है मदन लाल जी, सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि साहब पैसे दे रहे हैं और बीच में कुछ पैसे मिले भी हैं, लेकिन जो निवेशक हैं वो लगातार जो है वो चुनावी लॉलीपॉप बोल रहे हैं कि साहब सुब्रत राय को बचाने के लिए ये पोर्टल लाया गया है, और आप कह रहे हैं कि साहब अमित शाह ने जो है वो पैसा देना शुरू कर दिया है। तो आपकी नजरों में सारा रिफंड पोर्टल का जो है वो स्वरूप क्या है, थोड़ा बताइए। देखिए, मेरी नजरों में वो कुछ नहीं है, सहारा न पीएसीएल का पोर्टल और ये सब। मैं भी कहता हूँ ये चुनावी लॉलीपॉप है, इसके झांसे में नहीं आना चाहिए। लेकिन लोगों की साहब आप वो देखिए ना मानसिकता, कि जिस आदमी का 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख जमा है, वो भी 10,000 पाने के लिए लाइन में लगा हुआ है, कई कई घंटे काम कर रहा है, लाइन में लगा हुआ है। तो आप ऐसे राजमूर्ख लोगों का क्या करोगे, जो इतने टूट चुके हैं या जिनमें इतना ज्ञान नहीं है कि यार मैं 10 लाख जमा किए हैं तो मैं 10,000 लेकर के क्यों जो है अपना मुंह काला करूं, जीवन को कलंकित करूं। उनको कैसे रोकोगे आप? साहब करने दो जो मांग रहे हैं, वो चुनावी लॉलीपॉप तो है ही। जिनका वहां से नहीं होगा उनके लिए बर्ड्स एक्ट के रास्ते खुले हुए हैं। बर्ड्स एक्ट के तहत अपने जिले के सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करें, उनका पैसा मिलेगा, ये गारंटी दी है, कानून ने गारंटी दी है। जो इस गारंटी का पालन नहीं करेगा वो देश में शासन नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं उन पर कार्रवाई करें, और गारंटी की बात करते हैं कि कार्रवाई की गारंटी है। तो इस समय देश में सुब्रत राय हो और दूसरी ठगी कंपनियों के जो निदेशक हैं वो रहे हों, तो इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? तो क्या लग रहा है, क्या नीयत लग रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते पर लाएंगे आप लोग? देखिए, प्रधानमंत्री को रास्ते पर नहीं लाना है हमें। प्रधानमंत्री तो करप्ट है, उसको तो हटाएंगे हम प्रधानमंत्री के पद से। अगर 2 अक्टूबर को आकर के उसने तमाम जिला कलेक्टर को आदेश नहीं किया कि आज और अभी से सबका भुगतान बर्ड्स एक्ट के तहत करो, तो उसको हटाएंगे हम। तो करप्ट है, हमने तो पहले ही कह रखा है। लेकिन करप्ट व्यक्ति को भी एक अवसर दिया जाता है। सत्याग्रह ये कहता है कि यदि कोई ठग है या बेईमान है, अपराधी है, झूठा है, तो उसको भी एक अवसर दो ईमानदार बनने का, शासन के नियम का और धर्म का पालन करने का। तो ये हम अंतिम अवसर प्रदान कर रहे हैं, न केवल नरेंद्र मोदी को, बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अपना क्या बोलते हैं इसको, ये जो दूसरा वाला दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, और तमाम देश के जो भी लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं उन सबको, और उनके दलालों को और चमचों को भी ये अंतिम अवसर हम प्रदान कर रहे हैं 2 अक्टूबर को, कि या तो वो सत्य, न्याय और कानून के मार्ग पर आ जाएं, देश की सेवा करें। नहीं करेंगे तो हम इन सब का अंत करेंगे, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे और किसी ईमानदार शासन की स्थापना करके देश के तमाम लोगों का भुगतान कराएंगे, उनको न्याय देंगे, सुरक्षा देंगे। मदन लाल जी, जी। जो आप बातें कर रहे हैं चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से कि 2 अक्टूबर को यदि भुगतान नहीं होता है, तो आपका कहना यह है कि जो विपक्ष में लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या दूसरे दोनों इंडिया से जुड़े हुए, और सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं, इन सबको नकार देंगे, और तो फिर हाँ बिल्कुल। 2024 का जो चुनाव आने वाला है, आप वैकल्पिक व्यवस्था कैसे करेंगे, थोड़ा बताइए दर्शकों को हमारे। देखिए, हम सबको नकारेंगे राजपूत साहब, ये हम खुलेआम कह रहे हैं। हमारी न कांग्रेस से प्रेम है, न बीजेपी से शत्रुता है, न आम आदमी पार्टी के प्रति हम तटस्थ हैं। हमारी सबसे शत्रुता है यदि वो कानून का पालन नहीं करते, खास तौर से बर्ड्स एक्ट का, जो हमारे देश के तमाम ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवारों को भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करता है। जो भी सरकार, चाहे वो राज्यों की हो, केंद्र की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, राहुल गांधी की हो, या नरेंद्र मोदी की, या किसी और की, जो भी सरकार इस कानून का पालन नहीं करेगी, लोगों के परिश्रम से प्राप्त पूंजी को वापस नहीं करेगी 2 से 3 गुना मैं ब्याज और मैं खर्चों के, और 180 दिन के अंदर उस व्यक्ति से, उस सरकार से हमारी शत्रुता है, दुश्मनी है, हम उसका बहिष्कार करेंगे। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि साहब हम बहिष्कार मतदान का करवा दें 10, 20, 30, 25, 40, 50% लोगों से, तो उसके बावजूद भी सरकार तो किसी न किसी की बन जानी है। ये प्रश्न आमतौर पर लोग उठाते हैं, मन में संशय रहता है। इसको मैं क्लियर कर दूं राजपूत साहब, कि सरकार बनाना या बिगाड़ना कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। सरकार तो देश में ठग बना लेते हैं, आप देख ही रहे हो कितने सालों से ठगों की सरकार चल रही है देश में। ठगों ने बना ली है ना, चाहे ईवीएम सेट करके, चाहे लोगों के दिमाग को टीवी के माध्यम से हैंग करके, या कैसे भी। वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है
कि सरकार किसकी बनेगी, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं तो इन्हें मलमूत्र की भांति देखता हूं, शासकों को। इससे ज्यादा मेरी नजरों में इनकी कोई इज्जत नहीं है। मैं नौकर बोलता हूं हमेशा तमाम शासकों को, और हैं भी, बोलता नहीं हूं, हैं, कानून यही कहता है कि नौकर हैं। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन अगर मैं 10% क्या, अगर 2% लोगों को भी मतदान का बहिष्कार करवा सका, तो मैं ये जानता हूं कि 2% आबादी वोटर्स की बहुत हो जाती है, और उन 2% लोगों को लेकर के आप शासन में बैठे हुए बेईमान से बेईमान, ठग से ठग, तानाशाह से तानाशाह व्यक्ति को अपने कदमों पर झुका सकते हो, इसे मिट्टी में मिला सकते हो। वोट की ताकत को मैं बहुत बड़ी ताकत नहीं मानता अपने देश में, क्योंकि वोट तो यहाँ शराबी देते हैं, जेब कतरे देते हैं, लालची, स्वार्थी, तमाम तरह के लोग देते हैं। अगर वोट महत्वपूर्ण होगा तो आपकी नजरों में जेब कतरा भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, क्योंकि वोट वो भी डाल रहा है। कि देखिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, न मेरे संगठन के लोगों को कोई अंतर पड़ता कि शासन में राहुल गांधी जाएगा या नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल या मायावती या अखिलेश या कोई दाऊद या फिर कोई काला चोर आकर के बैठ जाएगा। मैं केवल इतना सा एक प्रयोग कर रहा हूं, ये सत्य का प्रयोग है कि कितने लोग हमारे आह्वान पर गांधी समाधि पर आते हैं, और कितने लोग उसके बाद, अगर भुगतान नहीं होता तो, भुगतान हो जाए तो मतदान का बहिष्कार हम नहीं करवाएंगे किसी से, अगर भुगतान नहीं होता है सबका तो हम सबसे मतदान का बहिष्कार करवाएंगे। तो हमारा ये एक प्रयोग है, अगर 2% लोगों ने भी मतदान का बहिष्कार कर दिया तो हम उन 2% लोगों की एकता की शक्ति से देश में किसी भी बेईमान शासक के लिए शासन चलाना असंभव कर देंगे, और जो भी शासन में बैठा होगा उससे अपने इस अधिकार को, जो भुगतान की गारंटी का अधिकार वर्ष 2019 में हमारी संसद ने देश के प्रत्येक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार को दिया है, उस अधिकार को उस शासन से छीन लेंगे। और ये प्रयोग सारी दुनिया में बहुतायत में हुए हैं, हमारे देश में पहली बार होगा, लेकिन इस प्रयोग को हम सफल प्रयोग के रूप में करेंगे और सबका भुगतान कराएंगे। भुगतान में तो कोई संदेह किसी को करना ही नहीं चाहिए राजपूत साहब। तो और ये आंदोलन, ये प्रयोग बताइए ना, करेंगे कैसे? सत्तारूढ़ पार्टी में तो कोई भी पार्टी आती है, जैसे ये लोग सुनने को तैयार नहीं, कोई भी सरकार आएगी वो भी सुनने को तैयार नहीं होगी। ऐसे में भुगतान फिर होगा कैसे? या आप जो प्रयोग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि साहब इन लोगों को, जो तानाशाह लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, तो इन्हें उखाड़ फेंकेंगे, दूसरे लोग भी ऐसे ही हैं। तो आपके हिसाब से जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, भुगतान दिलाने वाले लोग हैं, या आप कह सकते हैं देशभक्त लोग हैं, उस व्यवस्था को आप जो है स्थापित कैसे करेंगे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, वो व्यवस्था स्थापित करना अभी मेरा कुछ समय के लिए लक्ष्य नहीं है। अभी मेरा पहला लक्ष्य है सबका भुगतान सुनिश्चित कराना। तो भुगतान मुझे इन्हीं सरकारों से सुनिश्चित करवाना है। मैं ये चाहता हूं, मेरी दिली इच्छा है कि चाहे तो मोदी कर दे, मोदी नहीं तो मोदी के बाद जो भी आए, या मोदी आ जाए पुनः, करना पड़ेगा उसको। नहीं करेगा तो सब, मैं लोगों को बार बार बताता हूं कि लंका में कोई चुनाव नहीं हुआ था, लंका लगा दी थी ना जनता ने। जब जनता को लगा कि हमारे अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, शासन में बैठकर शासक हमको मूर्ख बना रहे हैं, पूरी लफाजी कर रहे हैं, हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसी देश की उसी जनता ने, जिसने शासकों को शासन में बिठाया था, मार मार के देश छोड़ने को मजबूर कर दिया था। देश छोड़कर भाग गए थे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वहां के, और एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां बना दिया था जो अकेला ही सांसद था अपनी पार्टी का या निर्दलीय। इजिप्ट में उससे पहले क्रांति हुई। मैं अपने ही देश की बात करूं तो जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, हालांकि उसको मैं कोई ईमानदार आंदोलन नहीं मानता हूं, वो भी ठगों का ही आंदोलन था एक वास्तविक क्रांति को रोकने के लिए, लेकिन जब वो हुआ तो रात के 2 बजे संसद बैठ गई थी, सबको पता है। और इंडिया गेट से लेकर के रामलीला मैदान तक, जेल से लेकर संसद तक, सब ठप कर दिया था लोगों ने, विवश कर दिया था प्रधानमंत्री को, उस वक्त की सरकार को, कि वो जैसा आंदोलनकारी कह रहे हैं वैसा करें। तो साहब, अभी जो देश के जनता के हालात हैं वो ऐसे हैं कि जनता अभी भयभीत है। इनका जैसे जैसे भय दूर होगा ये भयमुक्त होंगे। ये नपुंसकता को त्याग कर वीरता का आवरण ओढ़ेंगे और शासन में बैठे हुए बेईमान और गद्दार लोगों का बहिष्कार करेंगे, प्रतिकार करेंगे, और इन्हीं से अपने हक हकूक छीन लेंगे। और अगर इन्होंने इनके अधिकारों का, इनके मतलब दमन चक्र चलाने के लिए, जनता को कुचलने के लिए
पुलिस का, सेना का और अन्य तमाम ताकतों का दुरुपयोग किया, तो फिर उसके भी विकल्प तलाशे जाएंगे। ये तो समय तय करेगा राजपूत साहब। बहुत सारी चीजों को, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं कि मैं मतलब भविष्य की बातें आपको बता दूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बहुत सारी चीजें समय के हाथों में होती हैं। समय तय करता है। जिस तरह का रुख हम अपने विपक्षियों का देखेंगे, अपने शत्रुओं का और मित्रों का देखेंगे, उस तरह से हम उस वक्त निर्णय लेंगे। लेकिन ये निर्णय हम ले चुके हैं कि भुगतान सबका कराएंगे और वो होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा साहब। ये ईश्वरीय कार्य है, ये कोई मदन लाल मेरा जी, अपना काम नहीं है। जी हाँ, मदन लाल जी, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि देश में सारा निवेशकों के साथ जो दूसरे निवेशक हैं, आप भी दावा करते हैं कि 42 करोड़ जो है देश में निवेशक हैं, और 42 करोड़ का मतलब 60 से 65 करोड़ जो है वोट जो है वो ठगी पीड़ित हैं। तो यदि ये लोग एकजुट हो जाते हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं या व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं, जो चाहेंगे करा देंगे। तो क्या, जैसे आप बता रहे हैं, यदि देश में निवेशकों का भुगतान नहीं होता है तो क्या देश में श्रीलंका जैसे हालात बन सकते हैं? बिल्कुल बनेंगे साहब, इसमें कहाँ संदेह है आपको। कब तक लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे आप। एक दिन आएगा कि लोगों को सत्य पता चलेगा, और जब सत्य पता चल जाता है तो कौन मरने से डरता है साहब। मरने की भय तो, मौत का भय तो तब तक लोगों को रहता है जब तक उन्हें सत्य से परिचय नहीं होता। जिस दिन मनुष्य का सत्य से साक्षात्कार होता है, उस दिन उसे मौत का भय भी डरा नहीं पाता, वो मौत से भी भयभीत नहीं होता और सत्य के मार्ग पर चल बढ़ता है। ये तो होना है। अगर अच्छा, भुगतान नहीं हुआ तो लंका के बुरे हालात होंगे। अंत में एक प्रश्न ये है आपसे कि 2 अक्टूबर को जो आप गांधी जो है समाधि पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करेंगे या दूसरे लोगों को पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने देंगे, आप लोगों का जो कार्यक्रम है, लगभग कितने लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और जो उस कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा आपका? देखिए, मेरा अनुमान यह है कि लगभग 5 लाख लोग आएंगे उस दिन गांधी समाधि पर। और स्वरूप सीधा सीधा है, क्योंकि गांधी जी की जयंती है, और जयंती है तो सबसे पहला कार्यक्रम यही है कि हम उन पर पुष्प चढ़ाएं जाकर के। पहला कार्यक्रम यही होगा। हम सब पंक्तिबद्ध होकर अनुशासित तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से पूज्य बापू के श्री चरणों में जाकर उनकी गांधी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर प्रार्थना सभा वहां होती है, प्रार्थना सभा में हिस्सा लेंगे, रघुपत राघव राजा राम का गायन करेंगे। उसके बाद तमाम जो पीड़ित परिवार वहां आएंगे, उन सबके हाथ में एक एक व्यक्तिगत आवेदन भी होगा अपने भुगतान का। और मान लीजिए प्रधानमंत्री बलपूर्वक वहां उस दिन पुष्पांजलि अर्पित करने का प्रयास करते हैं, हमें हटाने का प्रयास करते हैं, तो हम उस बल का जवाब उस पत्र से देंगे। व्यक्तिगत जो पत्र होगा, उस पत्र को तमाम लोगों से लेकर के स्वयं या तमाम लोगों को कहेंगे कि आप इसको सब प्रधानमंत्री को दो और इससे पूछो कि इस पत्र पर इसका क्या कहना है। और अगर वो सकारात्मक जवाब देता है, छोटा सा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है, उसे केवल एक ट्वीट भर कर देना है। देश के तमाम जिला कलेक्टर्स के नाम के सब व्हाट्सएप 2019 को फॉलो करें और इसके अंतर्गत सबका भुगतान सुनिश्चित करें। 140 शब्दों का खेल है, इतना सा लिखना है उसने ट्विटर पे। पूरे देश के तमाम जिलाधिकारी उसके आदेश को फॉलो करेंगे, भुगतान कर देंगे। अगर वो इतना भी नहीं कर पाता है तो फिर हम किसी बल के द्वारा भी वहां से हटेंगे नहीं, और वहीं से प्रतिकार आरंभ करेंगे साहब। एक नई क्रांति का आगाज होगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हिंदुस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। और उस दिन आप हमारा विराट रूप देखेंगे। उस दिन हम देश को अपना विराट रूप दिखाएंगे कि जब देश के लोग अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस देश से मुगलों को भगा सकते हैं, तो फिर मोदी किस खेत की मूली है, ये उस दिन हम दिखाएंगे देश को भी तो और दुनिया को भी। तो आप देखिए, आने दीजिए लोगों को एक बार गांधी समाधि पर साहब। लेकिन थोड़ा सा आप भी रहम करो इनको, ठगों के दल्ले वल्लों को ज्यादा प्रमोट मत किया करो राजपूत साहब। इनसे कुछ नहीं बनता बिगड़ता। वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हो सकते हैं, व्यक्तिगत सगे संबंधी हो सकते हैं, लेकिन हैं ठगों के दलाल, मूर्ख हैं, धूर्त हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करवाइए। मूर्खों और धूर्तों का युग जाने वाला है देश से। इनको हम निजी संबंधों के कारण अगर महत्व देते रहेंगे तो फिर वो सत्य के प्रति वफादारी। जी जी जी, मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार।